हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ठीक है जी। आप सभी को पता है कि आपके ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। ठीक है। 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, ग्रुप डी के। तो कोशिश रहेगी कि अब डेली ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट लगाया जाए। प्लस मैं शुरू करने वाला हूँ मैथ्स के लिए। डेली हम मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का। ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है ना, उनका एक एक सेट डेली लगाया करेंगे शाम को। ठीक है। मेन चीज़ रहती है टाइम की। टाइम का इशू रहता है, टाइम मिल नहीं पाता है। ठीक है। अभी भी मैं जानता हूँ कि मैं कैसे बैठा हूँ इसको लगाने के लिए, काफ़ी टाइम निकाल के। ठीक है। बाकी इस पे एक और टेस्ट चल रहा था, वो CBT 2 के लिए। उसको भी सोचा था कि उसको भी लगाएंगे, बट टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। बट मैंने सोचा कि अभी ग्रुप डी के लिए काफ़ी बच्चे कमेंट करते रहते हैं, तो फिर पहले ग्रुप डी के लिए लगा लेते हैं। ठीक है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने की। ठीक है। क्योंकि टाइम का इशू है बहुत ज़्यादा। चलिए फिर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे। कैसे आप कई बार यूनिट आंसर तक पहुँचेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले जो ग्रुप डी के हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, तो इससे पहले के जो भी मॉक टेस्ट हैं वो प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको उसकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर आप इससे पहले के जो भी मॉक टेस्ट है ना, उनका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए भाई, आज थोड़ा ये वाईफाई भी इशू कर रहा है बहुत ज़्यादा, और समय भी नहीं है। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में किया जाए, बट कुछ चीज़ें जो समझाने वाली होगी उसको समझाते हुए भी चलेंगे। ठीक है। टाइम थोड़ा कम है, इस वजह से जल्दी जल्दी थोड़ा सा चलेंगे, है ना। चलिए, इंग्लिश में क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन देखिए। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में इसका सॉल्यूशन। ठीक है। क्या बोला इसने कि एक दुकानदार 10% और K% की क्रमिक छूट प्रदान करता है। ग्राहक को 1200 रुपये में अंकित वस्तु 864 रुपये में मिलता है मिलती है। के का मूल्य बताना है आपको, क्या है। तो कोई वस्तु थी 1200 रुपये की। ठीक है, इसको हल्का सा पतला कर लेंगे। हम्म। ठीक है। कोई वस्तु थी 1200 रुपये की। ठीक है, अब ज़्यादा पतला हो गया कि, अरे यार, हल्का सा बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, कोई वस्तु 1200 रुपये की थी, उस पर 10% की छूट दी, तो वो कितनी हो गई। 90% बचा उसका प्राइस, तो उसका रेट हो गया 9/10। ठीक है। उसके बाद उसने K% की छूट दी। बट आप ऐसे समझो इसको, और हम आप इसको ऐसे समझो कि K% की छूट देने के बाद वो कितना गुना हो गया। मैंने कहा कि वो A गुना हो गया अपना। ठीक है, A गुना हो गया वो। ठीक है। तो उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, 864 होगी। तो ये 10 से 10 खत्म, नीचे क्या बचा, 120 इंटू में 9। ठीक है। 12 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 9 अट्ठे 72, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। तो वो 4/5 गुना हो गया था अपना, यानी कि 1/5 की छूट मिली होगी, जब भी तो वो 4/5 गुना हो गया। तो 1/5 क्या होता है, तो के की वैल्यू आ गई 1/5, मतलब 20%। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए आराम से, हिंदी में देखते हैं। किराना सामग्री का 1/3 भाग 18% लाभ पर बेचा जाता है। 1/4 भाग 25% लाभ पर, और शेष को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ इतने रुपए है तो किराना सामग्री का अभिष्ट मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, इस तरह के सवाल आते रहते हैं एग्जाम में। अब वो करना क्या है कि एक वैल्यू मान लेनी है। जैसे सामग्री है, किराना सामग्री, उसका 1/3 भाग बेचना है हमें, और फिर 1/4 भाग बेचना है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और मैं मान लेता हूँ 4 × 12। तो 12 यूनिट समान होगा कुछ, मैंने मान लिया कि कुछ समान होगा 12 यूनिट। ठीक है, आगे तो नहीं है ना कुछ। हाँ ठीक है। तो 12 यूनिट समान अगर होगा, तो उसका 1/3 भाग तो मैं बेच रहा हूँ 3 × 12, यानी कि 4 यूनिट तो मैं बेच रहा हूँ 18% के प्रॉफिट पर। ठीक है, और 1/4 यानी कि 3 यूनिट भाग इसका मैं बेच रहा हूँ 25% के प्रॉफिट पर।
और शेष को 30%, यानी 4 3 7, 12 थे, 12 में से 7 गए, 5 बचे। तो इस 5 को मैं बेच रहा हूँ 30% के लाभ पर, ठीक है। कुल लाभ मुझे इतना हो रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको इनका परसेंट निकालने में दिक्कत होगी, तो आप क्या करो, इसका एक जीरो बढ़ा दो। एक जीरो से काम नहीं चलेगा, दो जीरो बढ़ा दो, ऐसे दो दो जीरो सब में बढ़ा दी, तो ये भी 1200 हो गया। 1200 हो गया अभी, ठीक है। तो अब इसका आपको क्या बोला है कि टोटल लाभ दे रखा है, तो सबका लाभ निकाल लो। 400 रुपए की चीज़ 18% के लाभ पे बिकी, तो 18 चौक 72 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इस पे 25% का प्रॉफिट, यानी कि 1/4 का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 75 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे 30%, यानी कि 150 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना हो गया, 7 14 5 19 297, ठीक है। तो 297 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया मेरे को। बट एक्चुअल में तो प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 1980 का। तो 297 जो मैंने माना है, उस यूनिट की वैल्यू 1980 है। तो मेरे माने हुए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगा 297। तो एक यूनिट की वैल्यू ये है। और पूछा गया किराना सामग्री का मूल्य, तो मैंने माना कितना था मूल्य, 1200 रुपये। तो 1200 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कर दो इसको सॉल्व। 7 और 2 9, तो 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 11 कम 11, 11 88 0, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 20, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8000। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि मैं काफ़ी आराम आराम से समझा रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, ए और बी एक टंकी को पूर्ण रूप से क्रमशः 10 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी इसको खाली कर सकते हैं कितने, 10 और 15 मिनट में, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जबकि सी उसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, तो सी जो है भरने वाला है, और कितने मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में भर सकता है ये, ठीक है। जब टंकी भर जाती है और ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, और उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, टंकी को पूरी तरह भरने में अब कितना समय लगेगा, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल लो पहले इनकी। तो 15 दूनी 30, 45, 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 10 छिके 60, ठीक है। तो ये तो इतना इतना खाली करते हैं, भरता है। टोटल काम ये हो गया, एक एक मिनट में करने वाला काम ये हो गया। अब इसने बोला क्या था कि सी, ठीक है, जब टंकी भर जाती है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। तो ए और बी मिलकर जब खोले जाएंगे तो 1 मिनट में 10 काम खाली कर रहे हैं। तो 4 मिनट में कितना खाली कर देंगे, 40 खाली कर देंगे, है ना। 1 मिनट में 10 यूनिट खाली करते हैं, 4 मिनट में 40 यूनिट खाली कर देंगे। अब उसने क्या बोला, और उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया गया, तो अब ए को जो है वो बंद कर दिया, तो बी वाला जो था -4 वाला वो तो खुला रहा, ठीक है। और सी को खोल दिया, तो सी अब खोल दिया इसके साथ। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, देखो टंकी की एफिशिएंसी थी 60, उसमें पानी आ सकता था, 40 निकल चुका है पानी, यानी कि जो निकला है पानी उसको तो दोबारा भरना है। तो ये दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, ये 5 भरता है, ये 4 खाली करता है, यानी कि कुल मिला के नेट 1 मिनट में 1 यूनिट ये भरते हैं। और हमें भरना कितना है, 40 यूनिट है, तो 40 मिनट में 40 यूनिट भर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। 40 मिनट का समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण ये और ये का कोई हल नहीं है तो के का मान क्या होगा। अगेन ये सवाल बहुत बार आ रहे हैं, बहुत आते हैं ग्रुप डी में, वैसे भी आते हैं बहुत ज़्यादा, और मॉक टेस्ट में भी आ रहे हैं। तो कल मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया भी था कल वाले मॉक टेस्ट में कि अ, 3 सिचुएशन होती है, इसमें कहता है कि कोई हल नहीं, है ना। अब सारा दोबारा दोबारा से समझा देते हैं, कोई नहीं, चलो, है ना। केवल एक हल, या बोलेगा कि केवल एक हल, या फिर बोलेगा कि अनंत हल, ठीक है, काफ़ी सारे। तो इस सिचुएशन में, एक सेकेंड, ठीक है, कहाँ पे थे हम, कोई हल, हाँ ठीक है। तो ये 3 सिचुएशंस होती हैं किसी भी इक्वेशन में हल की। तो जब कहता है कि कोई हल नहीं होगा, तो इसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, ठीक है। और जब कहता है कि केवल एक हल होगा, तो इसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है, ठीक है। पहले वाले से चेक कर लो, इतना काफ़ी रहता है, बट पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अनंत में क्या होता है कि इसके सारे बराबर होंगे, ठीक है। और कई बार क्या बोलेगा कि वो रेखाएं पूछ लेगा, कि अगर बोले कि कोई हल नहीं है, तो इसमें कैसी रेखाएं बनेंगी, समांतर रेखा बनेगी, ठीक है। बोले केवल एक हल है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। और अनंत हल में समपाती, यानी कि एक के ऊपर एक वाली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगेन
कल भी बताया था आपको। तो जब बोल रहा है कोई हल नहीं, तो A1/A2, A1 क्या होता है, इसका ये A1 है और इसका x का मल्टीपल ये A2 है, तो A1/A2 इज इक्वल टू होगा B1/B2। तो B1 क्या है, ये वाला y का मल्टीपल, और B2 क्या है, y का दूसरा मल्टीपल। ठीक है, ये माइनस के है। ठीक है, तो ये के इधर चला जाएगा, तो के बराबर, ये माइनस यहीं छोड़ दो, इसको माइनस को लेके मत जाओ, माइनस यहीं रहने दो। तो माइनस का 7, इधर 30 आ गया, नीचे 10 आ गया, इससे ये खत्म, तो 7 या 21 हो गई माइनस का। तो के की वैल्यू पूछी होगी, हाँ, तो -21, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्मेलन में केवल विज्ञान के छात्रों को भाग लेने की अनुमति है, विज्ञान के छात्रों के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या हो सकता है, सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्र विज्ञान के छात्र हैं। सम्मेलन में केवल विज्ञान के छात्रों को भाग लेने की अनुमति है, विज्ञान के छात्रों के अलावा किसी को अनुमति नहीं है। सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्र विज्ञान के होंगे, सही बात है बिल्कुल। जिनके पास विज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं है, उन्हें सम्मेलन में जाने की अनुमति नहीं है। केवल विज्ञान के छात्रों को भाग लेने की अनुमति है ना। अच्छा, सम्मेलन में केवल विज्ञान के छात्रों को भाग लेने की अनुमति है, विज्ञान के छात्रों के अलावा किसी को अनुमति नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है कि जिनके पास विज्ञान की पृष्ठभूमि है, सम्मेलन में जाने की अनुमति नहीं है, जिनके पास नहीं है पृष्ठभूमि। तो सही है, दोनों ही सही होने चाहिए ना। हालांकि जाने के लिए बोल रहा है तो बस देखते हैं, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने, किसी धातु के तार में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध की खोज किसने की थी। प्रवाहित धारा और सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध की खोज, ये ऑलरेडी मॉक में आया हुआ है ना, ये पहले भी मॉक में आया हुआ है। विद्युत किसी धातु के तार में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर इस संबंध की खोज किसने की थी। इनमें से वैसे भी कोई रिलेटिव नहीं लग रहा ओम के सिवा, है ना। मतलब आइंस्टीन तो क्यों ही करेंगे इसकी खोज, बाकी देख लेंगे, ये आया हुआ है वैसे ऑलरेडी पहले भी। ठीक है, धातुओं में संक्षारण डैश के कारण होता है, संक्षारण किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये। क्या बोला इसने कि 24 भुजाओं वाले एक समबहुभुज के अंतः कोण की माप क्या है। अंतः कोण यानी एक अंतः कोण जो होगा उसकी माप आपको बतानी है क्या है। देखो इसके फॉर्मूला भी इसके फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हो, और बाकी कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। बाकी ये ना एनटीपीसी में सेम क्वेश्चन आया था, एनटीपीसी में मेरी ही शिफ्ट में आया था 12th लेवल वाले में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यानी आ सकते हैं, सेम क्वेश्चन ऐसा आया था। देखो एक तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि बहुभुज के जो बहुभुज होता है इसके बहिर्कोणों का योग, है ना। बहिर लिख रहा हूँ, जो बहिर्कोण होते हैं, अरे सीधा मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, पूरे लाइन क्या लिखनी, जो बाह्य कोण या बहिर्कोण होते हैं उसका योग कितना होता है, 360 होता है। चाहे वो कितनी भी उसकी रेखा भुजाएं हों, 24, 34, 124 कितनी भी हों, जब सबके बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब 24 भुजाएं तो 24 बाह्य कोण हो जाएंगे। तो एक बाह्य कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 12 में 24, 12 या 36, एक बाह्य कोण हो जाएगा 15 डिग्री का। अब आप बताओ ऐसे कोई मैं कह रहा हूँ कि ये है त्रिभुज है, मान लो ये बाह्य कोण 15 डिग्री का है, तो अंदर वाला कितने का होगा, 165 का होगा ना, सिंपल। एक रेखा पर 180 डिग्री का होता है टोटल, तो अंदर वाला जो एक कोण है वो 165 डिग्री का होगा, खत्म बात। बाकी आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो आपने पढ़ा होगा, जो आंतरिक कोणों का योग होता है, जो आंतरिक कोणों का योग, क्या यार फिर पूरा लिख दिया मैंने, n-2 इंटू में 180 होता है। तो n कितना है, 24, 22 इंटू 180। ठीक है, और इसको 24 भागों में विभाजित करना है, एक एंगल की बतानी है ना आपको, तो माप तो 24, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो ये 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 5। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते थे। बाकी इजी तरीका तो वही था, कॉमन सेंस से आप करते, बाकी फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का डैश तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की इसकी क्षमता को संदर्भित करता है, जो डैश जैसे उपकरणों में महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा का डैश प्रतिरोध प्रवाह, चालकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह,
तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। चुंबकीय प्रवाही तो करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। तो इसके साथ ही जाते हैं, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। साइंस में वैसे भी हम ज़्यादा नहीं सोचते क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छी साइंस है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण डैश के लिए साइन थीटा प्लस कॉस टेक थीटा समीकरण के मूल हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ये दोनों इसके मूल हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मान आपको निकालना है, ये भी ठीक है। तो अगर मैं मूल 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 कह रहा हूँ, आपको पता है कि मूल क्या कर सकते हो आप इसमें, आपको पता है कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू सेम एज इट इज़ है। उसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ कि साइन प्लस कॉस, अल्फा और बीटा क्या दे रखा है आपको, साइन और कॉसेक दे रखा है। साइन प्लस कॉसेक बराबर माइनस बी अपॉन ए है, और आपको इनका स्क्वायर निकालना है। तो आप इसका स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो गया। तो आपको यहाँ तक जाना है ना। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर कर दो आप, सिंपल। ठीक है, हो जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, आपको पता है ना। दो फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सी अपॉन में ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो माइनस बी अपॉन ए होगा, बट अल्फा और बीटा आपको साइन और कॉसेक दे रखे हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, तो साइन प्लस कॉसेक का अगर स्क्वायर करूंगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करूंगा, अल्फा प्लस बीटा मेरे को माइनस बी अपॉन ए दे रखा है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू इंटू साइन इंटू कॉसेक। ठीक है, देखो इसका भी काम आ गया, अल्फा इंटू बीटा का काम भी आ गया। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे इसको मिटा के सी अपॉन ए लिख दो, बराबर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मान निकालना है। अब इसको इधर लेके माइनस कर दो, टू सी अपॉन में ए। तो माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो यहाँ बचा बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचा ए, और इंटू टू सी बचेगा ना। तो टू और सी तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में सी क्यों नहीं है भाई। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा पर टू सी अपॉन में ए, ये इधर आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए इंटू टू ए सी होना चाहिए यहाँ पे। तो सी की जगह यहाँ पे ए ही लिख दिया है क्या, टू ए स्क्वायर कर दिया है क्या, क्या किया है भाई इसने। बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए स्क्वायर होना चाहिए, तो गलती कहाँ पे हो गई भाई। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। ठीक है, टू ए बी, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके सी अपॉन ए आया, यहाँ प्लस का आएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक तो है यार, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी आना चाहिए, बट टू ए सी यहाँ पे कहीं नहीं है, तो ये माइनस वाले के साथ ही जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं ना, अभी टाइम है नहीं, बाकी इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, मायोपिया यानी इसको क्या कहते हो आप, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि वाला दोष जो होता है मायोपिया होता है, उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए भाई आपको एक्सपेंशन चाहिए, ज़्यादा दूर तक आप देख सको, तो अंदर वाला क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन देखना, फिर फर्स्ट से लास्ट का देखना। सी से डी ई प्लस टू, ए बी सी प्लस टू, एम एन प्लस वन, ई एफ जी प्लस टू, एल एम एन प्लस टू, सब में प्लस टू, बीच वाले में प्लस वन। ठीक है, यहाँ देखें एच आई जे ओ पी क्यू आर एस प्लस वन, एस टी यू ई एफ जी। ठीक है, बीच वाले में प्लस वन है, बाकी सब में प्लस टू है। ठीक है, यहाँ देखते हैं डब्ल्यू एक्स वाई एच आई जे ए बी एल एम एन ई एफ जी। ठीक है, तो वाई जे बी एन जी, वाई जे बी एन जी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, आयतन बताना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन आपको बताना है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन भी खतरनाक दे रखे हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r² बराबर आपको दे रखा है 30,184। तो 4 पाई, तो पाई को आप लिख दो 22/7। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 7 इंटू में, ये आ जाएगा 22 नीचे, और ये 4 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 और 1 5 3 8, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, और 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 11 चौक 44, 11 चौका 44, 8 से कट रह गया, 8 तिया 24, चौक 32, 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24, और 3 8 चौक 32, 8 तिया 24, तो 343 इंटू 7 r² बराबर ये आ गया। अब 343 आपको पता है 7 का क्यूब होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो तोड़ के। तो ये क्या हो गया, 49 का स्क्वायर हो गया। तो आर आपकी क्या आ जाएगी, 49 आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी रेडियस आई 49, तो आपको निकालना है कि आयतन किसका, गोले का। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ ठीक है, तो 4/3 इंटू पाई इंटू r³ यानी 49 इंटू 49 इंटू 49। ठीक है, तो 7 से गया 7 बार। ठीक है, अच्छा इसलिए ऐसा आ रहा ऑप्शन। तो एंड में तो बचेगा ये 49, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 22 चौक 88, 28 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 8 56, 4 60 और 1 61। तो 616 अपॉन में नीचे 3 बचेगा, और इंटू में बचेगा 49 का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लड़कियां बेटियां हैं, तो भाई कुछ ये लड़कियां हैं, इनमें से कुछ क्या हैं, बेटियां हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बेटी भाई नहीं है, तो कोई भी बेटी भाई नहीं है। ठीक है, कोई भाई बहन नहीं है, तो भाई कोई भी भाई बहन नहीं है। ठीक है, कुछ लड़कियां भाई नहीं हैं, तो कुछ लड़कियां भाई नहीं हैं। कम से कम कुछ लड़कियां तो भाई नहीं होंगी, कम से कम कुछ जो लड़कियां हैं वो भाई नहीं होंगी, क्योंकि कुछ लड़कियां जो बेटी हैं, और कोई भी बेटी भाई नहीं है, तो जो भी लड़की बेटी है वो भाई तो नहीं हो सकती। तो कुछ लड़कियां तो भाई नहीं होंगी, ये तो 100% तय है। ठीक है, कोई बेटी बहन नहीं है, तो कोई भी बेटी बहन नहीं है, तो कोई भी बेटी भाई नहीं है और कोई भी भाई बहन नहीं है, तो इनडायरेक्टली ये भी तो करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड वाला भी, ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो भाई जल्दी से देखो इसको। क्या पूछा, लोसर त्योहार निम्नलिखित में किस धर्म द्वारा मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कहाँ पे मनाया जाता है ये आप बताएंगे, स्टेट आपको बतानी है। ठीक है, आसान सा सवाल है, इसमें आपको पूरा करना है इसको। तो पूरा करिए इसको, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24। में 4 4 डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बट यहाँ बी आ रहा है, यहाँ के आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, के अब सब पे के पे खत्म हो रहा है, तो मैं इसको 8 में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये ए, और यहाँ पे भी ए। ठीक है, 8 8 में डिवाइड कर दिया, के पे खत्म हो रहा है, ए से शुरू, तो यहाँ पे ए आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट, थर्ड लास्ट आएगा ए सब में ए है। ठीक है, ACD, तो ACD, तो यहाँ पे भी डी आना चाहिए, यहाँ पे भी डी आना चाहिए। ठीक है, ACD BA, ACD BA। ठीक है, तो यहाँ ACD BA, तो CBA आएगा शुरू में, CBA, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। उसके बाद डी आएगा, तो CBA के बाद डी आएगा, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड लास्ट में डी आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और आई के बगल में बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लंबाई एल और त्रिज्या आर के एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री के दूसरे तार का प्रतिरोध लेकिन उसकी लंबाई का 3 गुना और उसकी त्रिज्या त्रिज्या का 1/3 होगा। प्रतिरोध क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस, ये साइंस का क्वेश्चन है क्या भाई?
पता नहीं, इसको बाद में देख लेंगे, हो सकता है साइंस का हो, मुझे पता नहीं। क्या बोला इसने? परिवार द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के व्यय को दर्शाता है। केंद्रीय कोण को इंगित नहीं करती है, अच्छा। ये केंद्रीय कोण को इंगित नहीं कर रहा है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है। क्या बोला इसने? मामले शैक्षिक शुल्क पर व्यय की गई राशि 18,000 रुपये परिवार की कुल मासिक व्यय बताना है। ये कुल मासिक व्यय है इनका। और शैक्षिक शैक्षिक शुल्क कहाँ है भाई? स्कूल और ट्यूशन फीस, यानी कि ये आपका 18,000 दे रखा है, यानी कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पर है भाई, दिख भी नहीं रहा है तो। ये वाला है ना? हाँ ये वाला है। तो 90 की वैल्यू आपको दे रखी है 18। ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 200 हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है? कुल। तो ये देख लो कितना हो जाएगा टोटल। 135, 140 है ना, और 140, 180। ठीक है। और 180 और ये 180। ठीक है ना, 180 और ये 180 हो गया। हम्म, हाँ। तो 180 हो गया, और एक 9 दूनी 18, 180 हो गया, तो 18 54। तो 540 है ये इन सब का योग। अच्छा, काफ़ी बच्चे इसमें गलती करेंगे, इसको 360 कर देंगे, ऑप्शन भी होगा 100%। हाँ, 36 दूनी 72, बहुत सही, ऑप्शन भी दे रखा है। तो इसने पहले ही क्वेश्चन में यहाँ बोल दिया, अच्छे से पढ़ना था कि इंगित नहीं करता ये किसको? केंद्रीय कोण को। और शायद मैं इसको नहीं पढ़ता तो मैं भी गलती कर देता। ठीक है। इन सब का योग टोटल कितना दे रखा? 540, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 108800। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, क्या है? सम्मिश्र संख्या, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय। रूट की संख्या दे रखी है तो अपरिमेय होती है, तो आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा अपने पहले चैप्टर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक नई कंपनी को अब अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। पूर्वानुमान, वर्तमान स्टाफ स्टाफ जो है वो अक्षम है। ऐसे तो नहीं कहीं कहा गया है अक्षम थोड़ी है। ज़रूरत है। हमेशा नहीं, हमेशा नए कर्मचारियों को काम पर रखने से ही व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है, से ही। और हमेशा तो गलत होना चाहिए सेकंड भी। तो ना तो एक ना ही दो, मेरे हिसाब से इसमें करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। चलिए। क्या दे रखा है? x-2/x। अच्छा, ये x+1/x वाला नहीं है, ये बेसिक है। ठीक है। देखो आपको क्या चाहिए, ये चाहिए। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो यही आ जाएगा, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ जाएगा? a-b का स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² -2ab, तो 2 × a × b बराबर इधर का भी स्क्वायर हो गया 16। तो इससे ये खत्म। तो x² प्लस 4/x² बराबर आ गया 16, और ये 4 इधर जाएगा प्लस में, 16×4 = 20, और यही आपसे पूछा तो ये कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो 52 से कोई संख्या विभाज्य है तो इसको दो प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो। प्राइम मतलब को प्राइम में। 13×4 = 52, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जो संख्या 13 और 4 दोनों से कट जाए तो वो 52 से भी कटेगी। तो 4 से चेक करना आसान है ना, तो 4 से चेक करो। 4 से एक संख्या ही कट रही है, बट 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 2 4 6। 2 4 6 सबसे बड़ी तो ये है, ट्रिपल नाइन, ऐसे नहीं, ये नहीं हो सकती ना। फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, ये तो सबसे छोटी हो गई। तो 4 से ये कट रही है, आ, ये नहीं कट रही, और 4 से ये कट रही है, तो ये और ये तो नहीं हो सकते। ठीक है, ये दोनों संख्या 4 से कट रही है। अब 13 से देखना पड़ेगा कि 13 से भी कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है। 13×4 = 52, 13×6 = 78, 13×7 = 91, और 8 89, 13×6 = 78, 78, और फिर 11 बचा 119। 13, 13×8 = 4, 13 निम्मा 117, और 2 बचा तो 28। 13×2 = 26, 24, तो ये भी नहीं कट रहा 13 से, ये देख लें 13 से कट रहा है क्या? 13×7 = 91, 8, यहाँ पे 89 हो गया, तो 13×6 = 78, 11, तो 119। 13 निम्मा 117, 2 बचा, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो 13 से कट रहा है। ठीक है। ऐसे आपको चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये सॉल्व करना है, ठीक है, आसान सा सवाल। 38.42 डिवाइडेड बाय 2.5, तो 38.42 अपॉन में 2.5 इंटू में 3.2 प्लस 15। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? 5 से नहीं कटेगा। तो क्या कर सकते हो इसको आप इसको ऐसा करो कि, एक सेकेंड, अरे फोन बज रहा है। तो 25 से काट दो ना डायरेक्ट, है ना, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ से, ऐसे बढ़ा दो। तो ये पॉइंट पॉइंट खत्म, ठीक है। 25 एकम 25, 25 एकम 25, ठीक है। और 13 बचा, 134 हो गया, 25 पंजे 125, 9 बचा, तो 25 तिया 75, है ना, पॉइंट 75, 85, 95, तो 17 बचा, है ना। तो 25 चिक्का 150, 20 बचा, तो 25 अट्ठे 200। तो एक नीचे जीरो है, तो इसको हटा के पॉइंट लगा देंगे, तो 15.368 हो जाएगा इंटू 3.2 प्लस 15, ठीक है। अब इसको क्या आप अप्रोक्स में कर सकते हो क्या? बिल्कुल अप्रोक्स में कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस, एक सेकेंड यार, फ़ोन बज रहा है, उसको दे दूँ ज़रा बाहर। चलो यार, बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं यार, क्या यार। चलो, घर वाला फ़ोन रखा था कमरे में, बज रहा था बार बार। कहाँ पर थे हम? यहाँ तक आ चुके थे। अब इसमें अप्रोक्स कर सकते हैं क्या? हम कुछ ये सोच रहे थे ना, हम अप्रोक्स कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्स भी आ सकता है ना, इसको ज़्यादा नहीं करो, तो कुछ 6 8 को 7 कर दो ना, तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का टाइम बचा देगा ये हल्का सा। तो इसको 3.2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या कर सकते हो, 2 सत्ते 14, 7 दो पंजे 10, दो एकम दो और एक तीन, 3 सत्ते 21, 3 3 9 10 11, 3 5 15 और एक 16, 3 एकम 3 और एक 4, ठीक है। ये 4 8 1 6 3 9 और 4, ठीक है। तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसमें आपको क्या जोड़ना है? 49.84, इसमें जोड़ना है आपको 15, ठीक है। 8 1, तो 9 5 14, 4 5 6, तो 64.1 के समथिंग आना चाहिए, तो 64 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, हल्का फुल्का अप्रॉक्स में जा सकते हो, ठीक है। टाइम खराब नहीं करना है। ट्रेन ए एक निश्चित समय पर एक समान गति से स्टेशन से निकलती है। 2 घंटे बाद ट्रेन बी स्टेशन से निकलती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलती है। ट्रेन बी ट्रेन ए को 4 घंटे में पार करती है, तो दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति कितनी है? ट्रेन ए है भाई, किसी निश्चित समय पर समान गति से स्टेशन से निकलती है, तो एक स्टेशन से ये निकल गई। 2 घंटे बाद ट्रेन बी स्टेशन से निकलती है और 75 किलोमीटर की समान गति से उसी दिशा में चलती है, यानी कि यहीं से कोई ट्रेन निकली है दूसरी वाली भी। अब ये 2 घंटे बाद, यानी ए जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है 2 घंटे ट्रेवल करके, ठीक है। अब यहाँ से बी ट्रेन निकली है दूसरी, और जो ए को 4 घंटे पार कर देगी, ठीक है। यानी कि ए तो भाई 2 घंटे में यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो अब अगले 4 घंटे में बी जो है ना इसको पार कर देगी, यानी बी ने 4 घंटे में टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, उस डिस्टेंस को ए को ट्रेवल करने में 4 + 2 6 आवर्स लगेंगे। समझ पाए बात को? ए तो भाई 2 घंटे पहले के चल चुकी है यहाँ पे, बी ने जब चलना शुरू किया तो बी ने ए को 4 घंटे में क्रॉस कर दिया, यानी कि 4 घंटे ए भी चली होगी, 4 घंटे ए भी चले, बट 4 घंटे में बी ने इसको क्रॉस कर दिया, है ना। यानी जब ए चलना शुरू करती है यहाँ से यहाँ तक, तो ए टोटल 6 घंटे तक ट्रैवल करती है। तो जितना ट्रैवल 6 घंटे में ए ने किया है, उतना ट्रैवल सेम बी ने 4 घंटे में कर दिया। और बी की स्पीड क्या है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में 150 चलती है, 4 घंटे में 300 चलती है। तो यानी 300 किलोमीटर की दूरी जो बी ने 4 घंटे में चली है, इस 300 किलोमीटर की दूरी को ए को ट्रैवल करने में 6 घंटे लगे हैं, तो यानी इसकी स्पीड कितनी होगी? 50, ठीक है।
पूछा क्या है, दोनों ट्रेनों की सापेक्ष यानी कि रिलेटिव स्पीड, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो इसकी कितनी थी, 75 थी, इसकी 50 है, तो इनको माइनस करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, 25। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, समझाते समझाते इतनी देर लग गई, नहीं तो 30-35 सेकंड का ही सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, क्या बोला इसने, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 13 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है और ए के बाद शेष 13 अक्षरों को क्रम में लिखा जाता है, तो कौन सा अक्षर आपके दाएं से 17वें स्थान पर आएगा। क्या बोला इसने, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 13 अक्षर उल्टे क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि ए से एम तक नहीं है, ए से ऐसे करके यहाँ तक एम तक है। ठीक है, और ए के बाद, यानी ए के बाद शेष 13 अक्षरों को क्रम से लिखा जाता है, फिर एन ओ पी क्यू आर ऐसे लिखा जाता है सबको। ठीक है, कौन सा अक्षर आपके दाएं से 17वें स्थान पर आएगा, दाएं से 17वें स्थान पर, देखो दाएं से 13वें स्थान पर तो यही आएगा क्योंकि ये 13 है टोटल, 17वें पे यानी कि बी सी डी ई ऐसे लिख लो आप, 13 14 15 16 17, तो 17वें पे कौन आ रहा है, आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित उत्तर की ओर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो भाई ये उत्तर की तरफ चला 3 किलोमीटर, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है हमेशा याद रखना, और सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट होता है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर वे बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर इसके सामने आ गया, इस बिंदु पर वह अपने बाएं मुड़ता है, तो और 3 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा यानी दो तो यहाँ तक हो गया और एक एक्स्ट्रा यहाँ तक निकल गया है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 1 किलोमीटर दूर है। लो, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में प्रबल तर्कों और कमजोर तर्कों के बीच, अच्छा क्या पढ़ रहा हूँ यार मैं, क्या टाइम खराब कर रहा हूँ, कथन और तर्क पढ़ना है ना डायरेक्ट। क्या युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तर्क, हाँ वे देश के औद्योगिक विकास से मदद करेंगे, बिल्कुल सही बात है ये तो। हाँ वे रोजगार बाजार पर बोझ कम करेंगे, युवा उद्यमी उद्यमी प्रोत्साहित होंगे तो क्या करेंगे, रोजगार पैदा करेंगे, इसलिए बाजार में बोझ भी कम करेंगे। ठीक है, दोनों ही सही होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4500 रुपये पर 6 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज बताना है, देखो कितना आसान सवाल है। 6 साल में 4% का रेट, एक साल में 4% मिलता है, तो 6 साल में कितना मिल जाएगा, 6 चौक 24% मिल जाएगा। ठीक है, 4500 रुपये है टोटल, तो देखो 1%, 10% कितना हो जाएगा, 450, 20% कितना हो जाएगा इसका डबल यानी कि 900, अब 4% और रह गया, 24 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 20 + 4%, तो अब क्या रह गया, 4% रह गया, तो देखो 1% कितना हो जाएगा, 45, 2 जीरो हटा दो, 1% आ गया, तो 4% निकालना है आपको, तो 2% 90 और 4% 180, तो ये हो जाएगा आपका 1080 रुपये ब्याज हो गया, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सवाल, जैसे मर्जी आप वैसे निकाल सकते हो इसको। कितनी बार, कितनी बार 5 के ठीक पहले 6 है लेकिन उसके बाद 9 नहीं है, 5 के ठीक पहले 6 और बाद में 9 नहीं होना चाहिए, पहले 6 बाद में 9 है, पहले 6 बाद में 9 नहीं है। ठीक है, 5 के पहले 6 बाद में 9 है, 6 9 नहीं है, 5 के पहले 6 बाद में 9 है, 5 के पहले 6 बाद में 9 नहीं है। ठीक है, ये नहीं है ना, ठीक है, तो 1 2 3 तीन ही ऐसे पेयर्स हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर आइसोटोप की संख्या जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो सकता है, अब ये सवाल तो मैं सुनी ऐसे रहा हूँ पहली पहली बार ही, साइंस ऐसी नहीं पढ़ते हम। कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी, देखो टाइम इतना हो चुका है यार, बताओ, आज हमें बहुत जल्दी जल्दी खत्म करना था। कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे अंतिम कारण माना जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए, जनसंख्या बिल्कुल नहीं, प्रौद्योगिकी भी नहीं, देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते नौकरियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं, उस क्षेत्र का अप्रासंगिक ज्ञान जिसमें रोजगार के अवसर कम है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लास एक डैश ठोस है, ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन कल आया था, सेम नहीं आता, ऐसे ही आया था, यानी कि ग्लास इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना इसके बारे में। क्रिस्टलाइन, माइक्रोपोरस, सिंटर्ड, अक्रिस्टलीय,
तो क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय गिलास? अक्रिस्टलीय है ना ये तो। अगर इन दोनों में से देखना है तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनीकरण ऊर्जा आवर्त में डैश है और आवर्त सारणी में नीचे समूह से डैश है। आवर्त सारणी में नीचे समूह में डैश है। नीचे समूह में क्या होता है? आवर्त में डैश है, आवर्त में डैश होती है, आवर्त सारणी में नीचे समूह में डैश होती है। बढ़ती है घटती है? एक में बढ़ती एक में घटती होती होगी, तो पहले के साथ ही चलते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 पुरुष एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो, 10 मेल 10 दिन तक काम करते हैं और काम पूरा हो जाता है। सेम काम 12 फीमेल फीमेल 10 दिनों तक करते हैं, वो काम पूरा हो जाता है। तो मेल और फीमेल की एफिशिएंसी निकाल लो, इससे इसको खत्म करो। 2 पंजे 10, 2 6 12। तो मेल की एफिशिएंसी और फीमेल की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6/5। ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो अब आप टोटल काम निकाल लो, पहले ये टोटल काम निकाल लो। यहाँ पे मैन की जगह पे 6 रख दो, यहाँ पे, यहाँ 6 रख दिया तो ये कितना हो गया? 10 6 60 और 600। तो टोटल काम कितना है? 600 है। अब क्या पूछ रहा है ये देखो। 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को पूरा करने का जिम्मा लेते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे? तो 15 पुरुष हैं तो 15 × 6, ठीक है, प्लस 6 महिलाएं तो 6 × 5, तो 15 6 90, प्लस 6 पंजे 30। तो ये 120 काम करते हैं एक दिन में। टोटल 600 काम करना है, तो 12 पंजे 60, तो 5 दिनों में इस काम को ये पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीएम से शुरू करने के बाद मयूर दक्षिण की ओर 10 मीटर चला। तो दक्षिण यानी नीचे की तरफ 10 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर, तो बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ा और अपने घर पहुंचने के लिए 45 मीटर चला। ठीक है। अंत में वह किस दिशा में बढ़ रहा था? तो पूर्व पश्चिम, तो इधर की साइड बढ़ रहा था ना, तो पश्चिम की साइड बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। के एम एन में PQ MN के समांतर है, ये दोनों समांतर है। KP/PM बराबर ये है। KN बराबर इतना है, तो KQ का मान बताना है। देखो, ये दोनों आपको पता है, ऐसी जैसे आपको ये वाली आकृति दिखती है तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये दोनों पैरेलल कह रहा हूँ, समरूप है, ठीक है, सिमिलर है। ठीक है। तो सिमिलर में क्या होगा कि KP/PM सेम बराबर होगा KQ/QN के। ठीक है, इतनी सी बात। बिल्कुल ठीक है। तो KP/PM दे रखा है आपको 4/13, और KQ/QN बराबर आपको कितना दे रखा है? ये भी 4/13 हो जाएगा सेम। बट KN यानी कि इस पूरे को आपको कितना दे रखा है? 20.4। यानी कि इन दोनों को मिला के इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 20.4। तो यानी 17 यूनिट की वैल्यू, आप इन दोनों को अगर जोड़े हैं तो 17 यूनिट की वैल्यू आपको 20.4 दे रखी है ना? पूछा गया आपसे KQ, तो KQ की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछिए आपसे, 17 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20.4/17 इंटू 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है। 17 × 17 = 34, 12 आ गया, 12 × 4 = 48/10, यानी कि 4.8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? यदि 50 फुटबॉल खेलते हैं तो 50 फुटबॉल खेलते हैं, 40 क्रिकेट खेलते हैं और 30 बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल या क्रिकेट खेलने वाले लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या है? 50 फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, टोटल फुटबॉल खेलने वाले 50 हैं। देखो, एक ये तीनों तो यहाँ पे हैं ही फुटबॉल खेलने वाले, तो ये कितने हो गए? 14 5 19, 20 और 6 26। तो 26 लोग तो ये हो गए। टोटल 50 खेलते, तो यहाँ पे कितने बचे? 24 बचे, जो खाली फुटबॉल खेल रहे होंगे। बाकी सब इनके साथ मिक्स करके खेल रहे हैं, है ना? भाई, फुटबॉल के अंदर टोटल 50 लोग हैं, तो 14 5 19 20 26 लोग तो ये हैं ऑलरेडी यहाँ पे। बचे कितने? 24, तो वो यहाँ होंगे। 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट यहाँ पे कितने हैं? 9 5 14 दूनी 28। अब ये सब क्या है? ये 28 जो है भी तो क्रिकेट खेलते होंगे, बट टोटल कितने खेलने वाले? 40 हैं, तो यहाँ पे कितने बचे? 22 यहाँ बचे होंगे, है ना? 28 से हो गए, 30, सॉरी 12 बचे होंगे ना। 30 और 10 40। ठीक है, ठीक है।
30 लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, तो ये 3 तो यहाँ पे हैं ऑलरेडी बास्केटबॉल खेलने वाले। कितने, 9 5 14, 20 और 1 21। तो यहाँ पे 9 लोग होंगे जो बास्केटबॉल, खाली बास्केटबॉल खेलते होंगे, ठीक है। उसने क्या बोला है कि फुटबॉल या क्रिकेट खेलने वाले लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। तो बास्केटबॉल वालों को अलग कर दो, यानी कि इसको अलग कर दो बिल्कुल, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो या तो क्रिकेट या फिर फुटबॉल खेलते हो, तो यही लोग हैं वो। तो कितने हो गए? तो 20 30 40 और 50। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। क्या यार, कुछ ऑर्डर किया हुआ था तो वो ऑर्डर आने वाला है, इस वजह से मैंने आज फ़ोन एरोप्लेन मोड पे नहीं लगाया। और कॉल आया है, किसी कंपनी का कॉल आया है। मेरे को लगा ऑर्डर वाले का आ गया। खैर, कहाँ पे थे हम? क्या हो रहा था? खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, क्या पूछा था? बास्केटबॉल नहीं खेलने वाले की 30 40 50, 50 आ गया ना। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरिंदर वीर, अनिमेश, मणिकांता अमलान, क्या बात है, क्या नाम रखे हैं यार। कि चौकड़ी ने पुरुषों की 4x100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड फिर से बनाया। पुरुषों की 4x100 मीटर रिले में नया रिकॉर्ड क्या था? ओह, ये तो करंट अफेयर, अच्छा ये अरे यार, बताओ, ये हमें यही नहीं पता कि मतलब किस हद तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है करंट अफेयर की। ठीक है। तो वही करंट अफेयर क्वेश्चन है। इन लोगों ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, तो पहले का रिकॉर्ड कितना था? आई एम नॉट श्योर, क्या पता ही नहीं। क्या श्योर होंगे इसमें जब पता ही नहीं है कुछ तो। ठीक है, बस इतना पता है कि 1600 मीटर 6 मिनट 6.5 मिनट 6.5 मिनट में आ जाए, बस बहुत है। क्या पूछा इसने भाई? सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है? ये सब है। सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है ओ, और सबसे कम पाया जाता है ए बी। तो 4 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो 4:1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जैसे जैसे ही रडार आता है तो मोदी जी का मीम आ जाता है सामने, ठीक है। रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रडार जो है वो किन तरंगों का यूज करता है भाई? रेडियो तरंगों का ही करेगा ना रडार, तो और किसका करेगा? पराश्रव्य और ध्वनि तो हो ही नहीं सकती दूर दूर तक। तो रेडियो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा इसने क्वेश्चन में? एफ का उत्पादन ए के उत्पादन का कितना गुना है? तो ए का उत्पादन कितना भाई? 27.9। इसका कितना गुना? हमने कहा इसका एक्स गुना है। किसका उत्पादन पूछा है? एफ का उत्पादन। तो एफ का उत्पादन कितना है? 68.4। ये तो पूछा है। एफ का उत्पादन ए के उत्पादन का कितना गुना है? हमने कहा एक्स गुना है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 68.4 अपॉन में 27.9, ठीक है। तो इसको काटो अब जल्दी से। 7 और 2 9, 18, 9 से काट दो, 9 27, 9 एकम 9, 9 7 63, 9 6 54। तो 31 से काटा जाए इसको, तो हमें ऑप्शन सामने रखने होंगे अपने, ठीक है। तो 31 दूनी 62, तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना। तो 62, 14 बचा, तो जीरो बढ़ाएंगे। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 4 के आसपास जाएगा। तो 2.4 के आसपास। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तगड़ा सवाल कौन देता है भाई? एक फार्मा कंपनी में एक वैज्ञानिक कुछ दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और टोल्यूनी के शुद्ध रूप को मिला रहा है। एसीटोन और टोल्यूनी को मिलाने के बाद प्राप्त विलयन का मूल्य 16 रुपये प्रति लीटर है। वैज्ञानिक के लिए एसीटोन का मूल्य 14 रुपये प्रति लीटर है। भंडारण की समस्या के कारण वैज्ञानिक के लिए टोल्यूनी का मूल्य एसीटोन से अधिक है। विलियन में टोल्यूनी और एसीटोन का रेशियो इतना है, तो वैज्ञानिक के लिए प्रति लीटर टोल्यूनी का मूल्य कितना होगा? मिला रहा है, ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद प्राप्त विलियन का मूल्य इतना आता है। एसीटोन का मूल्य इतना दे रहा है और इनका रेशियो दे रहा है। और अरे, क्या घटिया सवाल पूछ लिया। इतना बड़ा इतना बड़ा सवाल और इतना छोटा सा। इसने क्या बोला हुआ है कि जो एक तो एसीटोन है और एक टोल्यूनी है, ठीक है। इनको मिलाता है और मिलाने के बाद 16 रुपये लीटर का मिक्सचर बनता है, ठीक है।
और इसमें एसीटोन जो है वो आपका 14 रुपये लीटर पड़ता है आपको। और टोल्यूनी का मूल्य पूछ रहा है कितना होगा, हमने कहा x रुपये पड़ता है। और इनका रेशियो भी दे रखा है आपको कि टोल्यूनी और एसीटोन को वो 4:1 में मिलाता है। अच्छा, टोल्यूनी 4 मिलाता है तो एसीटोन 1 मिलाता है, ठीक है। इसको सही से लिख दो, एसीटोन और टोल्यूनी 1:4, ठीक है। 4:1 मत लिख देना, क्योंकि टोल्यूनी की वैल्यू 4 है और एसीटोन की वैल्यू 1 है, ठीक है। इस रेशियो में मिला रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नीचे जो रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो 16 में से 14 घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो नीचे जो रेशियो आएगा ना वो सेम ऊपर वाले रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो 16 में से 14 के कितने बचे, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, बट होना कितना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो इसका डबल हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे इसका आधा है, तो यहाँ पे इसका आधा आएगा 0.5। तो 0.5 कब आएगा, जब यहाँ पे x कितना होगा, 16.5 होगा। तो टोलिनी का मूल्य ही तो पूछ रहा है, तो 16.5 रुपये हो जाएगा, खत्म काम। इतना सवाल था ये, और इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है इस सवाल की, कोई मतलब है इसका। 12 फीट और 15 फीट, 12 फीट 9 इंच, 16 फीट 3 इंच। सटीक माप के लिए पैमाने का सबसे बड़ी संभावित लंबाई कितनी है। तो सबसे बड़ी लंबाई आपको बतानी है कि जो सबको नाप सके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका निकालना है, ठीक है। HCF, ठीक है। तो ऑप्शन से चेक करें पहले, या फिर आप क्या करो ना, इनको सबको इंच में कन्वर्ट कर लो। तो 15 फुट में कितने इंच हो जाएंगे, 15 × 12, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो 12×5 = 60, 12×6 = 180, ठीक है। और 12 फीट 144 + 9, 144 और 9 154 में से एक गया 153, ठीक है। 16 फीट यानी कि 12×6 = 72, 12 × 12 और 7 19 और 3 195, ठीक है। 23 फीट, 23 से 12 × 3 = 36, 27 और 6 तो 282, ठीक है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है जो इन सभी में हो। तो ऑप्शन चेक कर लो, 4 से सारी संख्या कट रही है, ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, तो 4 तो नहीं हो सकता। 12 फीट 3 इंच, तो 12 फीट 3 इंच कितना हो जाएगा, 12×3 कितना हो जाएगा, 12 144 और 3 144 और 3 147, तो 147 से सब कटेंगी क्या, नहीं। 23 फीट 6 इंच, तो 23 फीट 6 इंच कितना है, 282 से सब कटेंगी क्या, नहीं। 3 से सारी कट रही है क्या, ये कट रही है, 9 ये कट रही है, ये कट रही है, ये भी कट रही है, तो 3 इंच है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है आपको। अरे यार बताओ, आधे क्वेश्चन भी नहीं हुआ, आज टाइम हो गया, क्या करूँ भाई मैं आज। दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं तो P/R का मान क्या है। तो दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, तो उभयनिष्ठ हैं मतलब कि A1/A2, सॉरी A1/A2 कह रहा हूँ। हाँ, A1/A2 दो इक्वेशन हो जाएंगी ना। हम्म एक ही क्वेश्चन में कैसे, अच्छा हाँ, दो तो दे रखे हैं यार, ये और ये दोनों दे तो रखे हैं। इसको जल्दी से कन्वर्ट करो x² और x के मल्टीपल में, तो ये कितना हो जाएगा, 21 के x² + 24 के + RX + 14 x² - 9, ठीक है। तो x² कहाँ पर है भाई, एक x² ये रहा और एक x² ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों को ले लो। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि 21 के + 14, ये हो गया x² का मल्टीपल, ठीक है। इन दोनों को मैंने ले लिया x² को। अब प्लस x का मल्टीपल क्या है, RX + 24 के - 9, ये क्या हो गया अपना C हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पहली इक्वेशन, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आ गई अपनी। सेकंड इक्वेशन कहाँ है भाई, सेकंड इक्वेशन ये रही, तो इसको भी तोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 7 के x² + 8 के + px + 2x² - 3। तो x² यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी x² कॉमन लेंगे, तो 7 के + 2 और x² बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्लस px, x का मल्टीपल ये आ गया, +8 के - 3 ये आ गया, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गई। जब उभयनिष्ठ होते हैं मूल, तो इनका रेशियो बराबर होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। तो P/R का मूल्य पूछा है, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, अपॉन में करके लिख सकते हो कि 21 के + 14 अपॉन में 7 के + 2 बराबर होगा आपका R/P, है ना। इनका प्लस, सॉरी प्लस नहीं, बराबर 24 के - 9 अपॉन में 8 के - 3, ठीक है। तो R/P का निकालना है, तो इसको ले लो आप,
इसको ही लेंगे, इसको भी ले सकते हैं ना, किसी को भी ले लो आप, निकल जाएगा दोनों से ही। देखो यहाँ पे भी 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो 8 के अंदर बचेगा, +3 बचेगा, नीचे 8 के -3 बचेगा, ये तो ये कट जाएगा, 3/1 आ जाएगा, R/P। तो 3 पूछा गया है P/R, तो 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत कम टाइम बचा है, तेजी से चलेंगे, आज मेरे को जल्दी खत्म करना था और ज़्यादा टाइम लग गया। कौन सा एंजाइम निष्क्रिय है? फाइब्रिनो ब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है? कुछ नहीं पता, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं जल्दी से। न्यूटन को ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा? NO+1 EP। तो फर्स्ट से लास्ट का देख लो, NOEFWXTUOP। फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन दे रखा है आपको, +1+1, ठीक है। Z से +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? A। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, Y से Z आ जाएगा, ये ऑप्शन खत्म, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त सार्वभौमिक प्राप्त करता होता है? जो सबसे प्राप्त कर सकता है वो होता है AB+, और जो सबको दे सकता है वो होता है O-, ठीक है। आसान से सवाल है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकॉक में हुए पैरा आर्चरी एशिया कप महिला वर्ग की कंपाउंड ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? करंट अफेयर क्वेश्चन है, नो आइडिया, फिर बाद में देखेंगे, तुक्का भी लगाना होगा तो। किस तत्व में समस्थानिकों में होते हैं? किस तत्व के समस्थानिकों में हो किसी तत्व के समस्थानिकों में होते हैं? ये तो पहले भी आया हुआ है कई बार। समस्थानिकों में क्या होते हैं? विभिन्न परमाणुओं की संख्या, न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या, विभिन्न रासायनिक गुण। तत्व के समस्थानिकों में होते हैं न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे बच्चे के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की माध्यिका कितनी है? भाई सब में 75 75 है तो बीच वाले तो 75 ही होगी ना, खत्म काम। भाई सभी 5 में उसने 75 अंक प्राप्त किए हैं। माध्यिका क्या होती है? आप ऐसे क्रम में लगाएं पांचों को, बीच में जो आएगा वो होगा माध्यिका, तो 75 सब में है तो बीच में भी 75 ही आना है ना। कपड़े के एक टुकड़े की कीमत 35 रुपये है। यदि टुकड़ा 4 मीटर लंबा होता और प्रत्येक मीटर की लागत 1 रुपये कम होती तो कुल लागत अपरिवर्तित रहेगी। कपड़े का टुकड़ा कितना लंबा है? 35 रुपये उसकी कीमत है। यदि टुकड़ा 4 मीटर लंबा होता तो प्रत्येक मीटर की लागत 1 रुपये कम होती तो लागत अपरिवर्तित रहती। टुकड़ा कितना लंबा है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना। अगर टुकड़ा 10 मीटर लंबा होता और मैं 35 रुपये में ले रहा हूँ तो 1 मीटर की कीमत होती 3.5 रुपीज़। अगर वो 4 मीटर और लंबा होता तो यानी 14 मीटर हो जाता और लागत 2.5 हो जाती। तो अभी कितना हो जाएगा? 14×5 = 70, 28, 30 और 35 लो। पहले ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, ठीक है। मैंने कपड़े को क्या करा, 4 मीटर बढ़ा के देखा तो 14 मीटर कपड़ा 1 रुपये कम लागत पर भी 35 का ही है, तो यही सेम चीज़ पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन पुट कर करके देख लिया करो ऐसे, ठीक है। जब परीक्षित प्रावस्था गैस होती है और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है तो कोलाइड किस प्रकार का होता है? नहीं पता यार, बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू करने वाला है? जनवरी 2025 यानी कि हो चुकी होगी अब तक तो। तत्काल ऋण वितरण, ऋण जुड़े बचत खातों के लिए ATM निकासी, ये तो मैंने अखबार में सुना था शायद। ऑनलाइन सेवानिवृत्त निधि निवेश ट्रैकिंग, PF खातों के बीच स्वचालित निधि हस्तांतरण, तो पहले भी चलता ना शायद। ATM का कुछ सीन मेरे को सुनने में तो आया था, बट आई एम नॉट श्योर करंट अफेयर की चीज़ें इतना। चलिए, कौन सबसे बड़ा है? तो इनमें से बड़े को देख लो आप, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में या फिर पॉइंट में, तो 3/4 आपको पता है कितना होता है? 75% या 0.75, ये कितना होता है? 80%, या परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ये 80% होता है। 6/5 कितना परसेंट हो जाएगा? तो 6×8 = 48, 20×6 = 18, 83% के आसपास। 7/8 कितना हो जाएगा? 8×8 = 64 और 6×8 = 56। तो बड़ा कौन सा हो गया सबसे? डी, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या आएगा बताना। इसमें 97+1 98, 98 और यहाँ कितना प्लस हो गया? 8, और इसमें कितना प्लस हो गया? 1 और 8 दिखते हैं आपको, दिखना चाहिए कि 1 और 2 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 30 27, 3 का क्यूब 4 का क्यूब 64 होता है, 64 4 3 7 6 3 9 64। अब 5 का क्यूब ऐड हो जाएगा 97 में, तो 7×5 = 12, 10 और 2 = 12, 322। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हुए दीवार पर बैठे हैं, पूर्व की ओर देखते हुए दीवार पर बैठे, सी डी के निकटतम दाईं ओर बैठा है, सी जो है वो डी के निकटतम दाईं ओर बैठा है। ई बी का पड़ोसी है जो सबसे अंत में है, तो ई जो है वो सबसे एंड में है, या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, ठीक है। ई और एफ के बीच में जी है। दक्षिणी छोर से तीसरा व्यक्ति डी है, तो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो पूर्व इधर है तो पश्चिम इधर होगा, उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण यहाँ पे, दक्षिण से तीसरा व्यक्ति कौन है, डी है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति कोई बैठा होगा, ये तीसरा व्यक्ति डी है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात है ना, तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हो गए, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, देख लो आप। ई और बी, ई बी का पड़ोसी है जो अंत में बैठा है, ठीक है। ई और एफ के बीच में जी है, तो ई अगर यहाँ होता तो ई और एफ के बीच में जी हो जाता है, यानी ई यहाँ पे है और एफ यहाँ पे और इनके बीच में जी है, ठीक है। दक्षिणी छोर से तीन, अब क्या है, सी डी के निकटतम, और कुछ रह गया क्या। ई बी का पड़ोसी है जो अंत, ई जो बी का पड़ोसी है जो सबसे अंत में है, तो ई बी का पड़ोसी है, तो बी होना चाहिए ई के पास, तो लेकिन ई और एफ के बीच में जी है, तो ई और एफ के बीच में जी है और ई बी का पड़ोसी है, तो ई अगर बी का पड़ोसी है और ई और एफ के बीच में जी, ऐसे भी हो सकता है ना, ई और एफ के बीच में जी हो, बिल्कुल बीच में थोड़ी बोला है, इनके बीच में हो सकता है। दक्षिणी छोर से तीसरा व्यक्ति कौन है, यानी कि दक्षिणी यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ से थर्ड नंबर पे कौन है, डी है, ये बोला तो है। अच्छा अच्छा, क्या पूछ रहा है, जिसे सी के स्थान, उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसे सी के साथ स्थान बदलना चाहिए ताकि सी उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर आ जाए। तो उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर आना है सी को यहाँ पे, तो जी के साथ बदलना पड़ेगा ना, तो जी के साथ बदलना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी का घर पश्चिम के सम्मुख है, तो ये पश्चिम की तरफ मुख है रानी के घर का, ठीक है। घर में प्रवेश करने पर, तो ये घर है, घर में प्रवेश किया करने पर आप रसोई घर को दाईं ओर पाएंगे, तो इधर की साइड रसोई घर है, ठीक है। प्रवेश द्वार के संबंध में रसोई घर की किस दिशा में है, प्रवेश द्वार के संबंध में रसोई रसोई घर किस दिशा में है, तो ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो ये दक्षिण हुआ ना, तो दक्षिण में पाएंगे आप इसको, बट एग्जैक्टली दक्षिण में भी नहीं, ऐसे हुआ ना, तो पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व तो नहीं, दक्षिण पश्चिम में तो हो नहीं सकता, है ना। पश्चिम की तरफ तो इनका मुख है यहाँ पे, तो ये दाईं तरफ है इनका, ये तो द्वार के संबंध में ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया पूर्व, तो दक्षिण पूर्व होना चाहिए ना, तो दक्षिण के साथ ही जाते हैं फिर, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम हो रहा है भाई, जल्दी से चलते हैं बहुत तेजी के साथ, ठीक है। एफ जी एच आई जे के एल, एल आएगा ये ऑप्शन खत्म, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो यू आएगा ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 12.5% यानी कि 1/8 का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो राम को कितना लाभ होता है। देखो मैंने कहा अंकित मूल्य 100 रुपये था, 10% की छूट यानी कि मैंने 90 रुपये का बेचा, 90 रुपये पे बेचने पर भी मुझे 1/8 का यानी कि 9 रुपये वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। यानी 8 रुपये की चीज़ में कितने बेच रहा हूँ, 9 रुपये की, ठीक है। समझ पाए बात को, ठीक है। हम्म, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 112.5% भी लिख सकते हो इसको आप, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, इसने कहा कि भाई अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, तो मैंने कहा 90 रुपये की कोई चीज़ मैं बेच रहा हूँ, अब उसमें मेरे को 12.5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि 112% का लाभ हो रहा है, ये जो है ना 190 जो है 112% की वैल्यू है, और मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 112 किसकी हो जाएगा, 9, नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे आप तो 9 और 8 आएगा ना, क्योंकि 12.5% 1/8 होता है, तो ये 9/8 हो जाएगा, तो नीचे 9 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा, तो एक 10 10 80, तो 80 जो आ जाएगा वो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। उसने बोला क्या है कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी 80 रुपये की चीज़ को वो 100 रुपये में बेचेगा, तो कितने का लाभ होगा, 20 रुपये का, 80 रुपये पे यानी 1/4 यानी कि 25% का लाभ होगा, ठीक है। क्या यार, इतने आसान सवालों को भी मैं इतनी तेज़ी से समझा रहा हूँ आपको, टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला आज तो यार। ए बी से धीरे दौड़ता है, बी उतनी ही तेज दौड़ और बी उतनी ही तेज दौड़ता है जितना सी तेज दौड़ता है, ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है। ए बी से धीरे दौड़ता है, तो ए जो है वो बी से धीरे दौड़ता है, तो बी तेज दौड़ता है, ए धीरे दौड़ता है, ठीक है।
और बी उतनी ही तेज दौड़ता है जितना सी तेज दौड़ता है, तो बी और सी बराबर दौड़ते हैं। ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, तो ए की तुलना में सी तेज दौड़ता है, ए से तेज दौड़ता है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये सब इनका कुछ मतलब है तो भाई लगाते जाओ। एस का मतलब इनटू है, ठीक है। पी का मतलब जोड़ है, तो 15 दूनी 30 प्लस 2। एस का मतलब क्या है भाई, एस का मतलब इनटू है, तो 11 दूनी 22 दूनी 44, डायरेक्ट 44 लिख दो यहाँ पे। डी का मतलब -75। वी का अर्थ है भाग, तो 15 5 75, डायरेक्ट 5 लिख दो। डी का मतलब क्या है, घटाना -4। एस का मतलब क्या है, इंटू 9 × 36, 36 चौका 4 × 6 = 24, 4 × 12 = 13 14, 144 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। करो इसको जल्दी से, 4 3 7 74। तो इसमें से 74 गया, कितना बचा, 0 7 70, माइनस का 70 और माइनस का 5 माइनस का 75। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित कूट भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है, पूछा गया, डायरेक्ट इस पे जाओ। सेव मोर मनी, तो सेव मोर तो ये रहा भाई, सेव मोर मनी ये रहा। तो मनी यहाँ पे है, सेव मोर यहाँ पे है, मनी यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो मनी तो इसमें है और इसमें है, और किसी में मनी नहीं है ना। तो मनी इसमें है और इसमें है नहीं, इन दोनों में एक ही कोई चीज़ कॉमन होगी। तो वो कॉमन चीज़ क्या है भाई, एन यू है क्या, नहीं, डी यू कॉमन है। तो डी यू तो होगी भाई आपकी मनी के लिए, ठीक है। अब सेव मोर के लिए आपको देखना क्या आएगा, तो सेव मोर यहाँ पे भी है और कहीं है क्या सेव मोर, नहीं, बट टाइम है, देखो टाइम यहाँ पे है और टाइम यहाँ पे है, सेव मोर कहीं और नहीं है। तो टाइम और टाइम कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक ही चीज़ कॉमन होगी जो कि टाइम की होगी। तो एन यू यहाँ पे है, नहीं, वी यू यहाँ पे है, वी यू, तो वी यू जो है, वी यू यहाँ पे भी है। तो वी यू टाइम के लिए होगा, बाकी सब किसके लिए, सेव मोर के लिए। तो टी यू एल यू सेव मोर के लिए और मनी के लिए डी यू। तो कितना होगा, टी यू एल यू डी यू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 और 24 का तृतीय अनुपाती ए है, 4 और 16 का मध्य अनुपाती बी है, ए अपन बी बताना है। देखो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, ठीक है। ए बी सी, इसमें ये पहला दूसरा तीसरा, तो तृतीय अनुपाती पूछा है, तृतीय अनुपाती ए है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल ए है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल ए, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो बी कितना है, 24 का स्क्वायर बराबर ए सी, तो ए है 8 इंटू सी निकालना है आपको, तो 8 को यहाँ पे ले आओ। तो 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72। तो ये कितना हो जाएगा, सी बराबर आ गया आपका 72, यानी कि ये आ गया आपका 72। अपॉन में बी कितना आ जाएगा, 4 और 16 का मध्य अनुपात, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो ए और सी दे रखे हैं आपको, तो 16 × 4 = 64। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो बी आ गया 8, तो नीचे आ गया 8, 8 × 3 = 72। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए अपॉन बी पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो 12:1 था। 8 वर्ष पहले जाएंगे, देखो आज के समय में उनका आयु का योग है 68, ठीक है। जब 8 वर्ष पहले जाएंगे तो पिता की भी 8 वर्ष माइनस हो जाएंगे, पुत्र के भी 8 वर्ष माइनस हो जाएंगे, तो 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 16 घटा दो इसमें से, तो कितना बचा, 5। तो ये 8 वर्ष पहले जो है ना, ये 52 होगा इनकी आयु का योग। बट यहाँ पे रेशियो में तो 13 है, तो 13 रेशियो के लिए 52 है, तो एक रेशियो के लिए 4 होगी। तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 4 = 48 और एक की वैल्यू होगी 4, ठीक है। तो पिता और पुत्र की 8 वर्ष पहले आयु ये है। तो आज जो वर्तमान में वो कितनी हो जाएगी, 8 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। इसमें 8 प्लस करेंगे तो 12, ठीक है। ये वर्तमान की एज हो गई। पूछा गया 4 वर्ष बाद, तो ये 60 का हो जाएगा और ये 16 का हो जाएगा। और इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो 15:4 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तेजी से चलेंगे, बहुत टाइम बीत चुका। 2 × 3 × 5 × 7 + 1। तो पहले इंटू कर दो, 3 दूनी 5, 3 दूनी 5, 3 दूनी 5 कह रहा हूँ यार, 3 दूनी 6 और 5, 3 दूनी 6 × 5 = 30, 30 × 7 = 21, 210 और 1 211। तो 211 क्या है, अभाज्य संख्या ही लग रही है, तो अभाज्य संख्या हो सकती है। इसके आसपास स्क्वायर कितने का, 14 15 का स्क्वायर है ना। तो 15 से देखो ये किसके पास है, 15 के स्क्वायर के 225 के आसपास है ना, यानी 15 के स्क्वायर के पास है। तो 15 से छोटी सभी प्राइम नंबर से इसको काट के देख लो, अगर कट जाए तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं कटी तो प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगी, 5 7, 13 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, 13 से भी नहीं कट 13 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये और ये बताना है आपको, तो क्या लग रहा है इसमें, 29 दूनी 58 × 2 + 3 कर रखा है इसने ऐसे करके,
19 29 दूनी 58 प्लस 3 का रखा है ना, 29 दूनी 58 प्लस 3। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 3 निकाल दूँ तो 914 हो जाएगा, तो ये किसी का डबल होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 3 को हटा के आधा कर रखा है, 3 को हटा के आधा कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो 457 का डबल से 3 ज़्यादा ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर है इसका डबल करके +3 कर रखा है, तो इसका डबल करके +3 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुजाकार मेज का शीर्ष भाग का क्षेत्रफल इतना है, मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। देखो समबाहु त्रिभुजाकार मेज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² बराबर आपको दे रखा है √9, क्या बोल रहा हूँ यार, 9√3। ठीक है, तो ये 4 इधर आ जाएगा इनटू में, और नीचे आ जाएगा √3, √3 से कैंसिल, 9 चौक 36, a² बराबर 36, तो a बराबर आ गया 6। पूछा गया भुजा की लंबाई, तो 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत मोटर का शक्ति का अनुमान, ये सब क्या है, साइंस के क्वेश्चन छोड़ दो भाई, न्यूमेरिकल बिल्कुल आप लोग मत छोड़ना। मैं न्यूमेरिकल्स छोड़ देता हूँ, साइंस के वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ता हूँ साइंस के। ठीक है, विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, आर्टिकल नंबर 14। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दोनों चीज़ें अलग अलग कहाँ कहाँ से ली गई हैं, कौन सी जापान से, कौन सी यूएस से ली गई है। ठीक है, कैडेटो की एक पंक्ति में परमवीर बाएं से 11वें स्थान पर है, तो बाएं से यानी कि लेफ्ट से 11वें स्थान पर है कौन, परमवीर। ठीक है, और देशराज दाएं से 23वें स्थान पर है, 23वें स्थान पर है कौन, परमवीर, कौन, देशराज। ठीक है, दोनों कैडेटों के परस्पर अपना स्थान बदल दिया, तो देशराज यहाँ आ गया, पीआर यहाँ पे आ गए। ठीक है, परमवीर बाएं से 26वें स्थान पर आ जाएंगे, तो परमवीर जो है ये बाएं से अब यहाँ पे कहाँ आ गए, 26वें स्थान पर आ गए यहाँ से। ठीक है, तो इनके इधर 22 लोग और हैं, पूछा गया इसने पंक्ति में कितने लोग हैं, यहाँ पे 22 और है ना, ये 23वें स्थान पे यहाँ से, यहाँ 22 और है, यहाँ ये 26 ये हो गए, तो कितना हो गया, 48 हो गए, 48। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, क्या बोला इसने, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो। एक वृत्ताकार मेज के सम्मुख बैठे हैं 6 मित्र हैं, वृत्ताकार मेज है भाई, ऐसे करके बना लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सभी गणित ये सब हैं, विषयों को पसंद करते हैं। अच्छा, डिटेल कर, थोड़ा सा बढ़ा दिया सवाल को। जो गणित पसंद करता है वह काजल और मानसी के बीच में बैठा है। ठीक है, रसायन शास्त्र पसंद करने वाला व्यक्ति काजल के दाहिने से तीसरे, तो काजल को मैं बैठाया तो यहाँ पे काजल के दाहिने दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है, रसायन वाला, रसायन को पसंद करने वाला यहाँ बैठा है। ठीक है, वरु जो गोविंद का पड़ोसी नहीं है, जीव विज्ञान पसंद करता है, वरु जीव विज्ञान पसंद करता है। ठीक है, काजल वरु के निकटतम बाईं ओर बैठी है, वरु के निकटतम बाईं ओर, तो वरु यहाँ बैठा है इसके निकटतम बाईं ओर। वरु का क्या पसंद करता है, वरु जीव विज्ञान, तो वरु जो है वो जीव विज्ञान पसंद करता है। ठीक है, काजल वरु का। ठीक है, गोविंद को गणित पसंद नहीं है। ठीक है, इतिहास विषय पसंद करने वाले व्यक्ति के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर सीता बैठी है। ठीक है, वह व्यक्ति जिसे भौतिकी पसंद है और जिसे जीव विज्ञान पसंद है, दोनों पड़ोसी हैं, तो भौतिकी और जीव विज्ञान वाले पड़ोसी हैं आपस में, तो भौतिकी यहाँ भी हो सकती है, भौतिकी यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, और देख लेते हैं यार, जो गणित पसंद करता है वो काजल और मानसी के बीच में बैठा है, तो काजल और मानसी, तो मानसी यहाँ पे हो जाएगी, और बीच में कौन आ जाएगा, गणित वाला आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो गणित वाला है नहीं, जीव विज्ञान वाला है। ठीक है, वरु जो गोविंद का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे गोविंद नहीं हो सकता, तो गोविंद कहाँ पे होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, गोविंद को गणित पसंद नहीं है, तो गोविंद यहाँ पे होगा, सीधी सी बात, तो गोविंद यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या बोला इसने, इतिहास विषय पसंद करने वाले व्यक्ति के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर सीता बैठी है, तो इतिहास पसंद करने वाले व्यक्ति के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, हम्म वह व्यक्ति जिससे भौतिकी पसंद है वह जीव विज्ञान, और जिसे जीव विज्ञान पसंद है, दोनों पड़ोसी हैं, तो हो सकता है इसे भौतिकी पसंद हो सकता है इसे भौतिकी पसंद हो। ठीक है, और क्या बोला, इतिहास विषय पसंद करने वाले व्यक्ति के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर सीता बैठी है, तो इतिहास पसंद करने वाले व्यक्ति के, देखो यहाँ तो इतिहास नहीं हो सकता, अगर ये इतिहास वाला होता तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे आ सकता था, नहीं,
अगर ये इतिहास वाली होती तो एक दो तीन तीसरे तीसरे स्थान पे आ सकता था, क्या नहीं? यहाँ पे अगर इतिहास वाला कोई होता तो एक दो तीन तीसरे स्थान पे कौन आता? तीसरे स्थान पर सीता बैठी, तो सीता तो यहाँ पे आनी चाहिए, है ना? ठीक है। तो इतिहास पसंद करने वाले यहाँ पे कौन बचा? जो बचा वही होना चाहिए। तो बचा कौन है? बचा कौन है? सीता हो गई, मानसी हो गई, गोविंद हो गया, अनिल बचा। खत्म काम। और खत्म काम के साथ साथ टाइम भी खत्म हो रहा है, जल्दी से बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 6 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी कर सकता है, वह आधी दूरी 60 की स्पीड से और शेष आधी 90 की स्पीड से तय करता है। तय करके दूरी कितनी है? देखो, आधी दूरी इससे चल रहा है, आधी दूरी इससे चल रहा है, तो आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल लो। जब सेम डिस्टेंस, आधा आधा डिस्टेंस जब दो बार ट्रैवल किया जाए तो एवरेज स्पीड क्या होती है? 2ab अपॉन में a प्लस बी होती है, ठीक है? तो 2 इंटू a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी, 9 6 15, 150, इससे ये खत्म। तो 5 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 से 5 एकम 5 चौक, सॉरी 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, तो 2 दूनी 4, 18 चौक 72। तो 72 की एवरेज स्पीड से 6 घंटे में तय कर रहा है, तो 6 दूनी 12, 43, तो 432 किलोमीटर का इनका डिस्टेंस होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है तब। एक सेकंड रुकना यार, ऑर्डर का फोन आ रहा है शायद। चलो भाई, जो ऑर्डर बुक किया था वो आ गया। टाइम खराब होता है, ऐसे ही होता है टाइम खराब। चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं। अंदर की ओर वक्रित है तो दर्पण है। जो अंदर की ओर होता ऊपर उठाता है उसे कहते हैं उत्तल। अरे यार, फोन कर रहा है क्या यार? टाइम खराब हो गया आज तो बिल्कुल। अंदर की ओर वक्रित कौन सा होता है? ऊपर होता है उत्तल, अंदर की ओर होता है अवतल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई तेजी से बढ़ते हैं। पता नहीं पूरा हो भी पाएगा या नहीं, बट चलते हैं चलो। एबीसी, एबीसी से मिलाकर छात्रों की कुल संख्या इतनी है, और एबीसी मिलाकर छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत? अच्छा, 2020 में कितने हैं भाई टोटल एबीसी में? एबीसी, हाँ ठीक है। 6 और 2 8, 0,
14 5 19, तो ये कितना है? ये 2020 में 2018 में छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? तो 2018 में देख लो कितना है। तो 0 10 और 8 6 14 और 5 19, तो इससे कितना अधिक है? 80 अधिक है किससे? 1900 से। तो इंटू 100 करेंगे, 0 0 खत्म। तो 19 ऑप्शन में देखना पड़ेगा, 19 चौक 76, 4 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बताया भाई क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा? तो रूट के अंदर है ये, और इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 121 इंटू 9, ये ऐसे अपॉन में क्या है? ये 1 इंटू ये, ठीक है। तो अपॉन में है ये, तो ये 121 आ जाएगा ना, 121 ही हो जाएगा नीचे वाला। मल्टीप्लाई करोगे तो आप, लेकिन ये 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको जब आप काटोगे यहाँ से, तो 3 के बाद ऊपर पॉइंट है, 3 के बाद नीचे पॉइंट है, इससे ये खत्म। तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका √9, मतलब 3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नथिंग को आप ऐसे लिख रहे हो, रियली को आप ऐसे लिख रहे हो, इसको कैसे लिखोगे आप? नथिंग। तो इनका अगर अल्फ़ाबेटिकल सम करोगे तो 25 से तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो यानी कि क्या कर रहा है ये? कुछ और कर रहा है क्या? वॉवेल वगैरह का। तो वॉवेल कितने? 1 2, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल, तो 5 पंजे 25 हो सकता है। तो एक 2 वॉवेल इसमें भी है, 1 2 3 4, तो 4 पंजे 20 हो सकता है। तो कॉन्सोनेंट इंटू 5 कर रहा हो, क्या पता है? यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 25 है क्या? ऑप्शन में भी है, ठीक है। कॉन्सोनेंट को इंटू 5 कर दिया, जितने भी कॉन्सोनेंट है इंटू 5 कर दिया है, ठीक है। चलो, इंटू को डिवाइड में बदलना है, तो इंटू को भाई डिवाइड में बदल दो। प्लस को माइनस में बदलना है, माइनस को प्लस में बदलना है, ठीक है। प्लस को माइनस में बदलना है, ठीक है। डिवाइड को किस में बदलना है? डिवाइड को बदलना ही नहीं है, ठीक है। 7 8 56, 7 दूनी 14, प्लस 123 माइनस 15 सत्ते 105, 0। तो ये कितना हो जाएगा? अब ये यहाँ से 70 80 12 बचा, 3 2 5 3 135। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शनिवार को ग्राहकों का डेटा है, माध्य और माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्य और माध्यिका को ज्ञात करना है। तो माध्यिका निकाल लो, है ना, आसान है, ऑप्शन अलग अलग है। तो इनको जल्दी से सीक्वेंस में अरेंज कर दो। माध्यिका क्या होती है? सीक्वेंस में अरेंज करके बीच वाला। तो ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 और 5 आ जाएंगे, तो फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच का निकालना है आपको। तो फिफ्थ नंबर पे कौन आएगा? देख लो जल्दी से। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है इसमें आपको? 38, फिर 39, फिर 40 भी है, और 38 39 40, 41 नहीं है, 42 है, 43 नहीं है, 44 है, 45 नहीं है, 46 है, 1 2 3 4 5 6। तो 5 और 6 के बीच में क्या आएगा? 44 और 46 के बीच में क्या आता है? 45 आता है। तो माध्य का क्या है? 45 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्नेचर शब्द के सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, पुनर्स्था के बाद कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो भाई सिग्नेचर को लिखो, ABCDEFGHGHIJKLMNOPQRSRSTU। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने का अपरिवर्तित? ए है क्या? SIG, एक NATURE, तो एक ये जिसका अपरिवर्तित, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षय ऊर्जा क्षमता में कौन सा मील का पत्थर पार कर जाएगा 2024 में? शायद 200 गीगावाट का हो चुका है। आई एम शायद इतना ही होगा। लाल और नीले इन प्राथमिक रंगों को मिलाकर हम कौन सा द्वितीयक रंग प्राप्त कर सकते हैं? लाल और नीले को मिला के कौन सा बनेगा? मेजेंटा बनना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वार्षिक रूप से संयोजित 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन बताइए। देखो 12% है, तो कितना हो जाएगा? 3/25। तो राशि 25 से 28 हो जा रही है, 25 रुपये में 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 2 साल तक ऐसा चल रहा है, तो 25 से 28, 25 से 28, तो 625, और ये कितना हो जाएगा? 784। तो कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है इस पे? तो 9, और साथ में से 2 गया 5 और 1, ठीक है।
तो 159 रुपये का ब्याज मिल रहा है किस पे, 625 रुपये पे। ठीक है। तो एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई। 159 का ब्याज मिल रहा है, तो 159 की जो वैल्यू है 1908 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1908 अपॉन 159, एक यूनिट की वैल्यू आगे पूछा मूलधन, तो 625 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है। तो करिए इसको, 9 10 5 15, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 तिया 9, 3 6 18, तो 10 11 12, 12 तिया 36, 12 पंजे 60 और 3 63, 12 बार में जाएगा ये। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, 12 24 और 30, 12 6 72 और 3 75। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी दोपहर 12 बजे देखा गया था, जब समय संध्या 4:30 था, तब घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी हुई थी। 12 बजे जब 4.5 घंटे में कितने घूमेगी घंटे की सुई, तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री घूमती है। तो 4 घंटे में 3 चौक 12, 120 डिग्री घूम जाएगी। आधे घंटे में कितना घूमेगी, 15, तो 135 डिग्री घूम जाएगी 4.5 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, 4 से 15 तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ रहा है ना, माइनस प्लस तो शायद ही लगेगा, ज़्यादा बढ़ रहा है। तो 4 चौक 16 माइनस 15 चौका 60, 4 तिया 12 माइनस, नहीं +3, 4 तिया 12 और 3, 15 तिया 45 -4, 41 तिया 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 123, तो इंटू 3 + 11, इंटू 3 + 11, 4 3 11 का क्या मतलब है भाई, इंटू 3 के आसपास तो है ही शायद ये। अब 134 इंटू 3 करेंगे, 3 चौक 12, 10, 3 3 और 1 4, तो 400 के आसपास अप्रोक्स हो। और 400 के आसपास एक ही ऑप्शन है, टाइम कम है ना, इसको लगाते हैं हम जल्दी से, गलत भी हो सकता है बट देखते हैं चलो। इसमें कुछ लॉजिक है, देखो भाई क्या हो सकता है, चेक करो जल्दी से। 12 7 84, तो इंटू 7 क्यों कर रहा हूँ मैं, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 7 21, 7 आ रहा है तो इंटू, ठीक है। 3 से डिवाइड किया 7, 14 7 98, ठीक है ये होगा है ना। 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 6 18, 14 6 84, 3 पंजे 15, 16 पंजे 80, 3 6 18, 24 क्या पूछ रहा है ये, संबंधित नहीं है। ओ हो, ये तीनों तो हैं, ये चौथा नहीं है। ठीक है, 3 से डिवाइड करके इंटू कर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब पूछा है भाई। अब देखो, जैसे आपको सेम सेम दिखते हैं ना, और ये दिखते हैं आपको, अब मैं डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली इधर और का केस होता है, दोनों गलत होने चाहिए। देखो, एस से एम की तरफ जा सकते हो आप, एस से एम की तरफ, एस से आर क्यू नहीं जा सकते, एस एम से एस की तरफ, एम से एस, एम से एस नहीं जा सकते, दोनों गलत है, दोनों सेम एलिमेंट है। तो इसमें इधर और का केस लगता है, कभी डिटेल में समझा, वैसे मैंने बहुत बार समझा भी रखा है आपको, बट टाइम मिलेगा तो दोबारा से करेंगे अब। ठीक है। मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के विलुप्त होने का जिम्मेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, इवन शायद यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, जो डाइक्लोफेनेक की दवा होती है ना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी आया हुआ है शायद ये प्रीलिम्स में। ठीक है। ए ने एक वस्तु बी को, ये सब प्रॉफिट लॉस का भी देखते हैं ना, एक बार देख लेते हैं, आसान आसान सवाल देख लेते हैं जो हमें आते हो, जीके जीएस वगैरह, ऐसे आसान आसान, एलसीएम एचसीएफ, ये आसान सा लग रहा है ना। एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है आपको, पहली संख्या आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, तो एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, तो एक संख्या कितनी है, 288, तो ये यहाँ पे आ जाएगी 288। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी बी बची, कितनी हो गई, 1 2। ठीक है, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 से 15, 16, 160, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देख लेंगे। किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा करें, कोई भिन्न ने x/y इसको इसी से गुणा कर दिया, और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल, जो भी हमें गुणनफल प्राप्त हुआ उसके व्युत्क्रम से भाग दे दें। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को, जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ को उसके व्युत्क्रम से भाग दे दें, तो उसके व्युत्क्रम से, यानी भिन्न के व्युत्क्रम से, तो डिवाइडेड बाय y/x करेंगे, तो इंटू x/y ही हो जाएगा ये, इंटू x/y ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो यानी ये आ गया x³/y³, और दे कितना रखा है, ये दे रखा है आपको इतना, तो 18 7 126, 36 38 और 10 48, और ये 26 6 6 12 11 512, तो 512/27, तो ये 8 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है।
ठीक है, तो 3/8 दूनी 6, 2/3, 2 सही 2/3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ते हैं क्रमशः, इतने इतने सेकंड में पूरा करते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? तो जब भी आपको ऐसे दिया हो प्रारंभिक बिंदु पर पूछे तो इसका एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24, 36 और 30 का। तो 36 बड़ी संख्या, एलसीएम मान लो 6 इंटू 6, 6 36, 30, 6 इसमें है, 5 नहीं, 6 पंजे 30, 24, तो 6 दूनी 12, 3 नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं 3 तो है इसमें। 6 चौक 24, 4 2 इसमें है, 2 नहीं है इसमें। ठीक है, 36 इंटू 10, 360 इसका एलसीएम हो गया। कितनी देर कितने बाद मिलेंगे? 360 सेकंड बाद, यानी कि 6 मिनट बाद मिलेंगे। क्या पूछा इसने? ऐसे कितने सात है जिनके ठीक बाद में नौ, ठीक पहले पाँच नहीं है? सात जिनके बाद नौ, पहले पाँच नहीं, एक। सात जिनके बाद, सात है जिनके ठीक बाद नौ, पहले पाँच नहीं, तो सात के बाद नौ, सात के बाद नौ, पहले पाँच नहीं। ठीक है, सात के बाद नौ, पहले पाँच। दो ही हैं ऐसे जिनके बाद में तो पाँच, क्या जो भी है दो है, सी। ठीक है, देख लिया हमने, दो निकला था इसमें। क्या पूछा इसने भाई? क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क, तीन तीन क्वेश्चन मार्क, यानी तीन का कुछ पेयर बन रहा है क्या? BCDE, GHIJLMNO, PQRS, तो PQRS। ठीक है, +2 +1 ऐसे आ रहा, RSP, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वंशानुगत बीमारी है? इंग्लिश में देख लो, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, स्कर्वी। ऑप्शन नंबर डी इज दी, नहीं नहीं, क्या पूछा है? वंशानुगत पूछे ना। हाँ, ब्लाइंडनेस होती है ना शायद, वंशानुगत तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। लोकतंत्र का तीसरा स्तर होता है आपका स्थानीय स्वशासन। और इसमें क्या है भाई? क्या पूछा है आपसे? कितने ऐसे प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर और साथ ही ठीक बाद एक संख्या? प्रतीक के पहले अक्षर, बाद संख्या एक, अक्षर 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 अक्षर, प्रतीक के पहले अक्षर बाद संख्या दो, प्रतीक के पहले एक अक्षर बाद संख्या तीन। तीन है ना, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए, तो बीच बीच में सारे, अब आप देखो क्या ही बोलूँ मैं। टाइम का बहुत इशू होता है, अब इसमें बीच बीच में मॉक लगाते वक्त भी काफ़ी सारे काम इधर उधर की चीज़ें। खैर चलो कोई नहीं। 11 अरे लो, एक हमने मार्क पर रिव्यू कर दिया था, वो भी शायद पता नहीं कौन सा था। देखो यार, वाईफाई भी नहीं चल रहा, क्या बोलूँ अब मैं इसको, बस चल जा भाई चल जा। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? ध्वनि तरंग का कौन सा गुण उसका तारत्व तय करता है? रुका भी तो साइंस के क्वेश्चन पे है, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन पे रुक जाता भाई। चलो चलो यार जल्दी चलो, क्या हो रहा है ये? लो भाई, ये आ चुका है। वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा था बहुत ज़्यादा, रिफ्रेश कराए कई बार, जब भी आया है। 84 हमारे करेक्ट हुए हैं, 4 हमारे गलत हुए हैं, और हमारे मार्क्स, ये क्या है भाई? 84 करेक्ट है और 84 मार्क्स हैं। ये मुझे लग रहा है कि वाईफाई से ज़्यादा ये टेक्स्ट बुक ही शायद ग्लिच कर रहा था कुछ, क्योंकि 84 सही है और 4 गलत है, फिर भी 84 मार्क्स कैसे हो सकते हैं भाई? नेगेटिव भी तो कटना चाहिए। इसको रिफ्रेश करूँ क्या दोबारा से? क्या है यार ये सब? मेरे को लग रहा है टेक्स्ट बुक में कुछ ग्लिच आ रहा है इनके में। ठीक है, 84 हमारे करेक्ट है और ये 84 मार्क्स दिखा रहा है, जो कि गलत है। इसमें 1.33 कटने चाहिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन हमारे गलत हैं। तो ये हो जाएंगे अपने 82.6 के आसपास, 67 के आसपास। ठीक है, तो फिर भी ठीक है, काफ़ी जल्दी के बाद भी, यानी कि आज पेपर इजी था। कल काफ़ी टफ मुझे लगा, साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी ऐसे थे जो कि बहुत सारे स्किप किए थे हमने। तो आज हमारे 4 गलत हुए, अब देखना पड़ेगा कौन से गलत हुए। प्लस मैथ्स के शायद हमने एंड में एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं स्किप। देखो 12 क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, जिसमें भी हमने लास्ट में शायद 5 से 6 स्किप किए थे, जल्दी जल्दी के चक्कर में, टाइम कम था ना इससे और उसमें मैथ्स के भी थे। तो इट मीन्स कि 85 प्लस वाला पेपर था ये, 85 प्लस इसमें हो सकते थे। ठीक है, और खैर क्या ही कर सकता हूँ, आज तो खिचड़ी पक गई बिल्कुल मॉक टेस्ट की। ठीक है, खैर चलो भाई, टाइम तो इन्वेस्ट किया इतना सारा, बट जो भी है। अब जैसे इसका एनालिसिस आ जाएगा, डिटेल एनालिसिस आ जाएगा इसका, तो जैसे ही मेरे को एनालिसिस आने के बाद जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो, प्लस जो भी हमने स्किप किए हैं वो, उन सब के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो मैं इसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।